तो केमिकल बॉन्डिंग सब्जेक्टिव्स लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, तो 6 सिग्मा ये होंगे, 6 सिग्मा ये होंगे, 12 सिग्मा। These are the pi bonds. A double bond always contain 1 sigma and pi bond. So 12 sigma and 3 pi. Benzene molecule will contain 12 sigma bonds and 3 pi bonds. Question number 2. Write the structure of nitrous oxide. N2O का structure. N2O will have this structure. N2O का structure इन दोनों structures के हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। N2O का स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। तो जब किसी मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं और उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर उन सारे स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो N2O में रेजोनेंस पाया जाता है। ये बॉन्ड डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। ये बॉन्ड डबल भी होता है, सिंगल भी होता है। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर भी नेगेटिव होता है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर N2O का रहता है। तो व्हेन फॉर अ मॉलिक्यूल वन सिंगल स्ट्रक्चर should cannot be given, but for that molecule more than one structures is given and actual structure is a hybrid of all those structures. This concept is called resonance. तो N2O का स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 What will be the shape and hybridization in ClF3? ClF3 में सेंट्रल एटम क्लोरीन है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 3d0 होता है। इन द एक्साइटेड स्टेट क्लोरीन को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने चाहिए, बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, total number of valence electrons in the molecule -3 times of number of atoms other than central atom and the hydrogen atoms. तो 14 - 9 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब आते हैं? बाय sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो क्लोरीन में एक s 3p और एक d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा बिकॉज ऑफ sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आता है। तो क्लोरीन के पास एक लोन पेयर, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में, इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर एक लोन पेयर रहेगा। अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था, 2 लोन पेयर रहेंगे। तो 2 लोन पेयर यहाँ रहेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो बाकी के 1 2 3 ऑर्बिटल से फ्लोरीन बॉन्डिंग करेगा एंड द ज्योमेट्री विल बी टी शेप। तो ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d है एंड ज्योमेट्री टी शेप है बिकॉज ऑफ 2 लोन पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का बी पार्ट। अमंग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पर जब CHO ग्रुप लगा होता है तो उसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। उसके ऑर्थो पोजीशन पर OH लगा है तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। दिस इज बेंजल्डिहाइड। ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गई विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए ये वाटर से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा बिकॉज इसके ग्रुप आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए हुए हैं। तो ये वाटर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा, जबकि ये वाटर के साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट कर लेगा।
तो इसलिए वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। थर्ड का सी पार्ट, among LiF and Li which has more covalent character and why? lithium fluoride, lithium iodide, आयोडाइड आयन बड़ा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा रहेगी, हेंस ये ज्यादा पोलराइज होगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आएगा, कोवलेंट कैरेक्टर आएगा, तो लिथियम आयोडाइड विल बी मोर कोवलेंट देन लिथियम फ्लोराइड ड्यू टू हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ iodide ion because of its larger size. Question number 4. The largest dipole moment among CF4, CH4, CO2, CH3F is of CH3F. Why? इन तीनों का तो जीरो है, तो इसका जितना भी है वो तो इन सब में लार्जेस्ट ही कहलाएगा। CH4 के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण, CF4 के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण नेट डायपोल सब कैंसल हो जाएंगे। CO2 का भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, नेट डायपोल कैंसल हो जाएंगे, तो इन तीनों का डायपोल मोमेंट कैंसल आउट होगा, बट इसमें ये डायपोल, ये डायपोल, ये डायपोल और ये डायपोल, इन तीनों का एडिशन इसमें जाकर ऐड होगा और इसका एक नेट डायपोल मोमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5. Valency of oxygen is generally 2, whereas sulfur shows valency of 2, 4 and 6. Why? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4 होता है, तो ऑक्सीजन मैक्सिमम अपने 4 ऑर्बिटल यूज कर सकता है, जिसमें से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है, बट सल्फर कंटेन्स आउटर मोस्ट शेल थर्ड, जिसमें सल्फर के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल रहते हैं। सल्फर कैन यूज these 2 orbitals for bonding to show 2 valencies, but it can excite this electron to 4 valencies, and it can excite further this electron to show 6 valencies. So due to presence of d orbitals in sulfur, sulfur can expand its valencies beyond 2. लेकिन सल्फर अपनी वैलेंसी जब बियॉन्ड 2 शो करेगा तो 2 के बाद ये 4 वैलेंसी शो करेगा, 3 नहीं करेगा, बिकॉज जब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा तो 2 अनपेयर एक्स्ट्रा क्रिएट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. PCl5 is a covalently bonded liquid, but when added to water, solution conducts electricity. PCl5 गैसियस स्टेट में ये मॉलिक्यूल रहता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लिक्विड स्टेट में भी, बट PCl5 को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो एक PCl5 का क्लोरीन निकल कर दूसरे को मिल जाता है। ये क्लोरीन यहाँ से निकलकर इस फास्फोरस पे बॉन्डिंग बना लेता है, तो एक PCl4 पॉजिटिव और एक PCl6 नेगेटिव आयन बन जाता है। तो PCl5 in water forms PCl4 positive ion and PCl6 negative ion, and because of this ions solution conducts electricity. Sixth का B, PCl5 exists in solid state. अगर ये आयन वाटर में नहीं होते तो फिर ये दोनों प्रकार के आयन जुड़कर PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव
सॉलिड बना लेते, ऐसा भी कर सकते हैं। तो PCl5 गैसियस स्टेट में तो एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, बट PCl5 सॉलिड स्टेट में एक आयनिक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ दीज टू आयंस। तो PCl5 गैसियस स्टेट में कोवेलेंट कंपाउंड है, मगर सॉलिड स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में यह आयनिक कंपाउंड है। PCl5 exists in solid state in the form of PCl4 positive and PCl6 negative, yet it is a non-conductor of electricity. PCl5 जब सॉलिड स्टेट में रहेगा तो PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव स्टेट में रहेगा, बट ये आयन लेटिस में बंधे रहेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सॉलिड स्टेट में इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो तो लेटिस में बॉन्डेड है। सिक्स्थ का सी, H3PO4 एसिड इज ट्राइबेसिक। H3PO4 एक ट्राइबेसिक एसिड है, जबकि H3PO3 एसिड डाइबेसिक होता है। कोई एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयन देता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। जैसे HCl की बेसिसिटी 1 है बिकॉज इसका एक मॉलिक्यूल एक H+ आयन देता है, बट H2SO4 की बेसिसिटी 2 है बिकॉज इसका एक मॉलिक्यूल 2 H+ आयन देता है। तो द नंबर ऑफ H+ आयन्स गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। इसकी बेसिसिटी 3 है, इसकी बेसिसिटी 2 है, जबकि इसमें 3 हाइड्रोजन इसके पास भी है। H3PO4 का स्ट्रक्चर ये होता है, H3PO3 का स्ट्रक्चर ये होता है। OH बॉन्ड ज्यादा पोलर रहता है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड जब टूटता है तो ये H+ देता है, इसके पास ऐसे 3 OH बॉन्ड है, तो ये टूटकर 3 H+ आयन दे सकता है। लेकिन ये केवल 2 बॉन्ड तोड़ सकता है। ये वाला बॉन्ड फास्फोरस हाइड्रोजन है, ये डायरेक्ट जो हाइड्रोजन लगा रहता है फास्फोरस से, ये H+ के फॉर्म में नहीं टूटता है, तो ये केवल 2 H+ देगा और एक हाइड्रोजन फास्फोरस से फिर भी अटैच रहेगा। तो भले इसमें 3 हाइड्रोजन है बट ये केवल 2 ही हाइड्रोजन देगा। वो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल पाएगा जो पोलर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नॉन पोलर बॉन्ड है, ये लगभग नॉन पोलर है PH बॉन्ड, क्योंकि फास्फोरस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई आइस इज लाइटर देन वाटर। आइस की डेंसिटी वाटर से कम रहती है लिक्विड वाटर से, बिकॉज इन आइस water molecules are hydrogen bonded to form the crystal structure having very less density। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक वाटर मॉलिक्यूल के आसपास 4 वाटर मॉलिक्यूल लगते जाते हैं और इस स्ट्रक्चर में केवल 36% ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई हो पाती है। जब ये स्ट्रक्चर टूटता है तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा कॉम्पैक्ट आ जाते हैं पास पास में और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो पर यूनिट स्पेस मास वाटर में ज्यादा रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा रहेगा वाटर में एज कंपेयर टू आइस, इसलिए डेंसिटी ज्यादा रहती है लिक्विड वाटर की। दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। Question number 8, suggest a reason for the large difference between the boiling points of butanol and butanol although they have almost same solubility in water।
ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनल दिस इज ब्यूटेनल ब्यूटेनॉल में OH ग्रुप है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेनॉल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। ब्यूटेनॉल के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं एक दूसरे से, लाइक दिस। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके आपस में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इनका। बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, तो नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा। मगर जब इनको वाटर में डाला जाएगा तो ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये भी वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकने लायक H नहीं है, मगर वाटर के पास तो है, तो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो दोनों वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। A, covalent bonds are called directional while ionic bonds are called non-directional. एक एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल 3D स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अरेंज होते हैं, तो कार्बन से हाइड्रोजन इस डायरेक्शन से आएगा तो बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, केवल इस डायरेक्शन से आने वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। इस डायरेक्शन से आने वाला हाइड्रोजन, इस डायरेक्शन से आने वाला हाइड्रोजन और इस डायरेक्शन से, इसके अलावा बाकी की डायरेक्शन से आने वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे कार्बन से। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही बनता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड में एक कैटायन के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर एक एनायन इधर से आएगा तो भी उतना ही अट्रैक्ट होगा जितना वो इधर से आता तो अट्रैक्ट होता। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू आयंस, the force of attraction between the two ions depends upon their charges and the distance but not direction. डिस्टेंस अगर सेम है, चार्ज अगर सेम है, तो इन आयंस के बीच में सेम अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। लेकिन डिस्टेंस अगर सेम है बट डायरेक्शन अलग है तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा, यहाँ पर डायरेक्शन भी चाहिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। बी, 9th का, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ बेंट स्ट्रक्चर व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर लीनियर। वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन रहता है, इट कंटेन्स 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर रिक्वायर्स हाइब्रिड ऑर्बिटल, बॉन्ड पेयर आल्सो रिक्वायर्स हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन हैज टू बी अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2 लोन पेयर है तो ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होगा, वी शेप बन जाएगा, एंगुलर। बट इन कार्बन आउटर मोस्ट शेल में एक्साइटेड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कार्बन को ऑक्सीजन से 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाना है। 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए ये sp हाइब्रिडाइज होता है, 2 पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ता है। पाई बॉन्ड्स आर फाउंड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक इससे और एक इससे, और इसके साथ एक पाई बॉन्ड, इसके साथ एक पाई बॉन्ड बनता है, तो स्ट्रक्चर लीनियर होता है। तो इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड,
that's why it is bent V shape, it is linear. क्वेश्चन नंबर 9th का C, इथिलीन मॉलिक्यूल इज प्लेनर, C2H4 इथिलीन मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। एक कार्बन एटम का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन ये था ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ये हो गया। नाउ एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनाना है, तो एक कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आए, एक और कार्बन था उसके पास भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे। इधर से एक हाइड्रोजन आकर लग गया, इधर से एक हाइड्रोजन लग गया, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन। इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था ये वाला, इसके पास भी था। इन दोनों ने साइड ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लिया, तो ये 6 एटम सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इथिलीन मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहते हैं, इसलिए कंप्लीट मॉलिक्यूल प्लेनर रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर इज जनरली अ गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में कैटायंस और एनायंस के बीच में लेटिस में काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है। ये एक आयनिक कंपाउंड का लेटिस बना हुआ है जिसमें कैटायंस और एनायंस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बट वाटर अधिकतर आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेता है बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल हैज हाई डायपोल मोमेंट। वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट काफी हाई है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल इन आयनिक कंपाउंड्स के आसपास पहुंचता है तो वाटर का डायपोल का नेगेटिव एंड उसके कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसके एनायन को वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करता है। दिस अट्रैक्शन विल ब्रेक दिस अट्रैक्शन, तो आयंस अलग हो जाते हैं, और ना केवल वो आयन अलग हो जाते हैं बल्कि वाटर के मॉलिक्यूल उन आयंस को देन सब तरफ से सराउंड करके स्टेबल कर देते हैं। दैट इज प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रेशन। तो लेटिस को ये डिसोसिएट भी कर देता है अपने हाई डायपोल मोमेंट के कारण, और आयंस को हाइड्रेशन भी कर देता है, इसलिए अधिकतर आयनिक कंपाउंड्स को ये डिसॉल्व कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 11, salt like KHF2 is stable. KHF2 salt stable salt रहता है, but KHCl2 salt is not known. सपोज आपके पास में एक बीकर में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है HF, आपने इसमें डाल दिया KF। KF आयनिक कंपाउंड है, ये K पॉजिटिव और F नेगेटिव आयन में टूटता है, लेकिन मीडियम में जो सॉल्वेंट है HF, इसके मॉलिक्यूल में फ्लोरीन के कारण काफी हाई पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पर है। ये फ्लोराइड आयन इससे अट्रैक्ट हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक आयन मीडियम में रहता है जिसको हम लिख सकते हैं HF2 1 माइनस आयन, और मीडियम में एज अ कैटायन कौन घूम फिर रहे हैं, K प्लस आयन। इस मीडियम से ये दोनों प्रकार के आयन क्रिस्टलाइज होकर अलग किए जा सकते हैं। तो K पॉजिटिव HF2 नेगेटिव सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ऐसा ही हमने सोचा यहां भी कर लें। यहां हमने बीकर में HCl लिया, उसमें हमने डाल दिया KCl। KCl आयनाइज हुआ K पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन में। ये Cl नेगेटिव आयन HCl के मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ पाएंगे बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है,
तो जैसे HF2 माइनस आयन एज एनायन एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl2 नेगेटिव आयन विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Question number 12. N2 has greater dissociation energy than N2 positive. Whereas O2 has lower dissociation energy than O2 positive. अगर हम N2 का बॉन्ड ऑर्डर देखें, अगर हम नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर देखें तो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन, ये एक नाइट्रोजन एटम है, ये एक नाइट्रोजन एटम है, यहाँ हम बनाते हैं N2. तो एक नाइट्रोजन एटम में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक और नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. दो नाइट्रोजन मिले तो बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ये N2 हो गया. तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3. अब इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के N2 प्लस बनाया तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, 2.5 हो जाएगा. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा रहेगी. लेकिन अगर यही डायग्राम O2 का बनाना होता तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते और ये डायग्राम O2 का बनाते तो 16 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये O2 है. तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर देखें तो 2 आता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालते हैं O2 प्लस बनाने के लिए, तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है. इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो O2 प्लस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी O2 से. तो यू कैन एक्सप्लेन इट बाय बॉन्ड ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 13. A diatomic molecule has dipole moment of 1.2 d by. एक डायटोमिक मॉलिक्यूल AB है, उसका डायपोल मोमेंट 1.2 d by है. इट्स बॉन्ड लेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम, इसकी बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एग्जिस्ट ऑन दैट एटम, इस पर एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कितना फ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा. इसका डायपोल मोमेंट होगा चार्ज ऑन एनी वन पार्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. तो डायपोल मोमेंट 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ASU सेंटीमीटर इक्वल टू चार्ज ऑन एनी वन पोल मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ. तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 8 इक्वल टू चार्ज ऑन एनी वन पोल इन ESU. तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसके एक पोल पे चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम है. तो द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है? 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, so that will be 1 by 4.25 फ्रैक्शन. यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/4 चार्ज इस एटम पर है. क्वेश्चन नंबर 14.
malate acid ion is more stable than fumarate acid ion. Question number 14, malate acid ion. This molecule is malic acid. ये मॉलिक्यूल मैलिक एसिड है. जबकि ये मॉलिक्यूल फ्यूमेरिक एसिड होता है. इसी का आइसोमर है फ्यूमेरिक एसिड. अभी बताया था मैंने, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में निकल सकते हैं. तो ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलता है, मतलब ये एसिड का काम करेगा. वो सब्सटेंस जो H+ आयन रिलीज कर सकते हैं वो एसिड कहलाते हैं. तो इसने क्या किया, ये वाला H+ आयन रिलीज कर दिया. ऐसे ही ये वाला H+ आयन भी रिलीज हो सकता था. अब इसने ये कर दिया. तो जब इसने ये कर दिया तो ये आयन बना. इसने H+ रिलीज किया, तब ये आयन बना. ये मैलिक एसिड से बनने वाला आयन है, इसको कहेंगे मैलेट एसिड आयन. इसको कहेंगे फ्यूमरेट एसिड आयन. इन दोनों आयन में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, इसके पास में ये OH का H है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, बट इसके पास में नहीं है. ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ नहीं करेगा क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ है. ये कर सकता था, मगर ये उस तरफ निकला हुआ है. डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक कार्बन को दूसरे के रिस्पेक्ट में घूमने नहीं देता है. तो ये उधर ही निकला रहेगा, मतलब ये दोनों डायगोनली अपोजिट निकले रहेंगे. जबकि पहले वाले में दोनों एक ही साइड निकले हुए हैं. बॉन्ड के दोनों एक ही साइड निकले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा. तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी आती है. इसमें तो क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाई मैलेट एसिड आयन इज मोर स्टेबल देन फ्यूमेरेट एसिड आयन, बिकॉज मैलेट एसिड आयन विल हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम दे सकते हैं कि इन दोनों में से H+ आयन रिलीज करना ज्यादा इजी किसको पड़ता. ये H+ आयन रिलीज कर रहा है और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, तो ये स्टेबल हो जा रहा है. तो ये हाइड्रोजन रिलीज होना इजी रहेगा. तो ये हाइड्रोजन रिलीज होना इजियर है, जबकि ये डिफिकल्ट है क्योंकि इसके बाद स्टेबिलिटी नहीं आ रही है. मतलब इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? तो मैलिक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन फ्यूमेरिक एसिड टू रिलीज इट्स फर्स्ट H+ आयन. लेकिन अभी ये दूसरा H+ भी निकल सकता है. ये अपना दूसरा H+ भी निकाल सकता था. ऐसे ही ये अपना दूसरा H+ भी निकाल सकता था. तो अगर बात आती है कि दूसरा H+ निकालने को ज्यादा इजियर किसको रहेगा, दूसरा H+ आयन निकालना ज्यादा इजी किसको रहेगा, तो ये वाला H+ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसका निकलना डिफिकल्ट होगा. ये वाला H+ नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसका निकलना इजियर होगा. तो पहला H+ निकालने के लिए मैलिक एसिड ज्यादा इजी रहेगा, लेकिन दूसरा H+ निकालने के लिए फ्यूमेरिक एसिड ज्यादा इजी रखेगा.
तो मैलिक एसिड is more acidic than fumaric acid, but fumarate acid ion is more acidic than malate acid ion. Question number 15. PF5 and BRF5 similar formulae but structures are different. PF5 और BRF5 के फॉर्मूले सेम रहते हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट रहते हैं. PF5 फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये है. एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में फॉस्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं. फॉस्फोरस sp3 डिहाइब्रिडाइज करता है and because of sp3 dehybridization phosphorus contains 5 orbitals to have trigonal bipyramidal structure. but BRF5 में ब्रोमीन के पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक्साइटेड स्टेट में ये अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लेता है. बट जब इसके पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसके पास एक लोन पेयर भी रहता है. ये इन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करने के लिए 5 ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करेगा. बट लोन पेयर आल्सो वांट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इट विल अंडरगो sp3 d2 hybridization. Because of sp3 d2 hybridization, bromine have 6 hybrid orbitals, one of which will contain lone pair. 5 of them will form bonds, so this geometry will be square pyramidal. So PF5 has sp3 hybridization with no lone pair. BRF5 has sp3 d2 hybridization with one lone pair. That's why their formulae are maybe same, but their structures must be different. So these are the solutions for chemical bonding, subjectives level 2.